बड़े गुलाम अली खान का गायन। कुछ तो ऐसा था कि यहाँ के माहौल में जिसने महाराष्ट्र के विष्णु दिगंबर पलुस्कर को 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय के नाम से पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रेरणा दी। यहाँ के पुराने बाशिंदों को अभी भी याद है वे महफिलें, बैठकें जिनमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित नारायण राव व्यास, मियाँ कादिर बख्श पखावजी, तबले पर उस्ताद अल्लाह रखा खान, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद अजीज़ खान और पंडित भीमसेन जोशी व ओमकार नाथ ठाकुर सरीखी शख्सियतें छाई रहती थी। उन दिनों लाहौर का आम बंदा भी सुर और ताल की तमीज रखता था। कहीं गलत बयानी होती तो कहा जाता, अबे क्यों बेसुरी हाँकता है। किसी बेतुकी बात पर कह दिया जाता, अरे यार क्या बात करते हो, ना सुर ना ताल और चले हो। यानी सुर और ताल जहन व जुबान पर छाए रहते। तब बेसुरे राग की प्रस्तुति पर हुटिंग हो जाया करती थी और बहुत ज़्यादा बड़ी शख्सियतें मौजूद होती तो लोग चुपचाप उठकर चल देते। बेसुरी प्रस्तुतियां प्राय बर्दाश्त नहीं होती थी। संगीत और तहजीब की जुगलबंदी दीवानगी की हदें पार कर जाती। तभी 1957 में एक बार बड़े गुलाम अली खान को यह कहना पड़ा था, अगर हर भारतीय परिवार में एक बच्चे ने भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा होता तो शायद भारत पाक बंटवारा ना होता, और अगर तब भी होता तो कम से कम इस तरह कत्लो गारत ना होती। बड़े गुलाम अली खान को इधर या उधर का फैसला लेने में 14 बरस लग गए। उनका जन्म कसूर शहर का था, मगर पले बढ़े और रचे रमे दिल्ली, लखनऊ और बंबई में। विभाजन के समय वह लाहौर चले आए थे। दलील एक ही थी कि पैदाइश कसूर शहर की थी और वहीं की माटी में सारे बुजुर्ग दफन थे। मगर 1957 में वो दोबारा भारत वापस लौट आए। उन्हें अन्य अनेक बातों के अलावा इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची कि पाकिस्तान के कुछ संगीतकारों ने राग शिव कल्याण को शब कल्याण कहना शुरू कर दिया था। ध्रुपद, धमार और ठुमरी की जगह तराना, ख्याल, कव्वाली और गज़ल को तहरीर दी जाने लगी थी। बड़े खान का दम घुटने लगा था और एक बार तो कहने लगे, यार दम ही घुटना है तो ध्रुपद गाते गाते क्यों ना घुटे। और वह लाहौर छोड़कर ठुमरी की दुनिया में चले गए। हाँ, यह बात अलग है कि लाहौर में भी ठुमरी को उसका खोया सम्मान फिर से मिलने लगा था। संस्कृति के इस्लामीकरण का विरोध करने वालों में फैज़ सरीखे लोग खुलकर आगे आ गए थे। उन दिनों के एक मशहूर लाहौरी संगीतज्ञ अख्तर शिराजी ने ध्रुपद व ख्याल की बंदिशों से हिंदू थीम खारिज करने शुरू कर दिए। लफ्ज़ बदलने की मशक्क़त हुई मगर बात बनी नहीं। मोची गेट की बैठकों व अन्य संगीत महफिलों में ये तब्दीलियां रद्द कर दी गई। इसके बावजूद उस्ताद हाफिज़ खान तलवंडी सरीखे कुछ संगीतकारों ने आलाप को अल्लाह आपको, ध्रुपद को इलाही रूहानियत से जोड़ने की मशक्क़त की। बहरहाल विभाजन की पीड़ा संगीत व कला और साहित्य के क्षेत्रों में भी जमकर झेली। यह 1957 की बात है। उस दिन उन्होंने भारी मन से फैसला कर लिया था कि भारत लौट जाएंगे। उन्हें लगा था कि 1947 में अपनी जन्मभूमि लौटने का फैसला सही नहीं था। जब माटी की गंध खून से रंगी हो तो उसकी महक मुरझाने लगती है। वह 10 बरस तक इंतजार में रहे कि मुरझाई महक शायद लौट आए, मगर हालात बद से बदतर होते चले गए। वह सुबह सवेरे राग भैरवी के सुर छेड़ते तो आसपास के लोगों को बेहद तकलीफ होती थी। संगीत में दिलचस्पियां दफन हो चुकी थी। खान साहब कई बार लाहौर भी तो आए। वहां मोची गेट की महफिलों में उन्हें विभाजन के समय कसूर लौटने पर खुश आमदीद तो कहा गया, मगर जब वह सांझे घरानों की बातें करते तो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर साहब को याद करते तो लोग बंगले झांकने लगते और धीरे धीरे खुला विरोध होने लगा। उस दिन वापस घर लौटे तो टूट से गए थे। वह कैसे भूल सकते थे कि उन्हें संगीत के सुरों में पिरोया पटियाला घराने ने ही था। वह ध्रुपद के बहराम खानी तत्वों से गहराई तक जुड़े हुए थे। उनके आलाप में जयपुर व ग्वालियर घराने का पुट भी मौजूद रहता था।
वह जब लाहौर की महफिलों में इन घरानों का जिक्र पूरे अदब के साथ करते तो उन्हें दबी जुबान से टोका जाता। 10 बरस किसी ढब काट लिए थे, लेकिन अब नहीं, अब रहा नहीं गया और एक दिन चुपचाप फैसला ले लिया भारत वापसी का। एक कार्यक्रम के बहाने बंबई आए। उन्होंने वहां तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भेंट की और अपना दर्द बयान किया, तो मोरारजी मदद के लिए तुरंत आगे आए। हालांकि संगीत, कला, साहित्य आदि से उनका कोई खास लगाव नहीं था, मगर वह बड़े गुलाम अली खान का महत्व जानते थे। उन्होंने खान साहब की भारतीय नागरिकता की सारी औपचारिकताएं निजी दिलचस्पी के साथ पूरी कराई और मालाबार हिल्स का एक सरकारी बंगला भी उन्हें मुहैया कराया। बड़े गुलाम अली खान को लगा मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्हीं दिनों एक महफिल में उन्होंने कहा था कि काश हर घर में एक बच्चे को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा मिली होती, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर ऐसा होता तो भारत पाक बंटवारा कभी ना होता। कुछ दिनों बाद मालाबार हिल्स के उस सरकारी बंगले में उन्होंने अपना जन्मदिन योम वलादत के रूप में मनाया। बहुत सी अदबी व संगीत जगत की शख्सियतें मौजूद थी। जवान पीढ़ी के लोगों ने योम वलादत का मतलब पूछा तो बड़े खान साहब ने समझाया कि जिस दिन किसी इंसान को वल्दियत अर्थात यानी अपने बाप का नाम मिलता है, यानी जिस दिन वह पैदा होता है, उस दिन को योम वलादत कहा जाता है। उस दिन बड़े खान ने अपने वालिद जनाब अली बख्श खान को याद किया। अली बख्श खान भी अपने समय के एक मशहूर संगीतकार थे। बड़े गुलाम अली खान को संगीत का माहौल तो घर में ही मिला था, मगर सारंगी वादन और शास्त्रीय गायन का पहला सबक अपने चचा काले खां से मिला था। 21 वर्ष की उम्र में बड़े गुलाम अली खान बनारस चले गए थे, जहां वह राज दरबार की एक गायिका हीराबाई के साथ सारंगी बजाने लगे। वह अक्सर अपने उस्तादों के रूप में पटियाला घराने के उस्ताद अख्तर हुसैन और उस्ताद आशिक अली खान का जिक्र पूरे अदब के साथ करते। इसी दौरान कलकत्ता के एक संगीत सम्मेलन से बुलावा मिला। यह एक शास्त्रीय संगीत गायक के रूप में उनकी पहली शुरुआत थी। दरअसल उनकी प्रस्तुतियों में पटियाला कसूर शैली के साथ ध्रुपद का बहराम खानी तत्व, ग्वालियर घराने के बहलावे और जयपुर घराने की खनक का अजब मिश्रण होता। उनके गायन में 3 स्तर होते थे। सभी स्तरों का आरोह, अवरोह, उतार चढ़ाव बेहद सहज होता। आवाज में गजब का माधुर्य था। प्रस्तुतियों में लचक होती थी और कमोबेश हर प्रस्तुति नदी में बहती इठलाती बलखाती लहरों का एहसास जगाती। वह अक्सर अपने गायन को लंबा नहीं खींचते थे। वह मानते थे कि आप श्रोताओं के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं और उनकी सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। कुछ समय के बाद बड़े गुलाम अली खान पर फिल्मी दुनिया का दबाव बढ़ने लगा था, पर वह उस दुनिया के कायदों से बचकर रहने में अपनी कला की भलाई मानते। मगर के आसिफ उन दिनों कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ गए थे। वह 1960 में बन रही अपनी चर्चित फिल्म मुगले आजम में राग सोहनी और रागेश्वरी पर आधारित 2 गीतों का शास्त्रीय गायन चाहते थे। संगीत निर्देशक नौशाद थे। बड़े गुलाम अली खान ने के आसिफ को टालने की मंशा से प्रत्येक गायन के लिए 25,000 रुपये के परिश्रम की शर्त रखी। उन दिनों लता मंगेशकर व मोहम्मद रफ़ी को भी सिर्फ 500 रुपये प्रति गीत मिलते थे। के आसिफ 25,000 सुनकर भी मान गए। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति यूं भी अच्छी नहीं थी। फिल्म पहले ही बजट के बाहर जा रही थी, मगर उन्हें बड़े गुलाम अली खान के गायन के बिना फिल्म के अधूरेपन का एहसास हो रहा था। बड़े खान को बाद में संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से नवाजा गया और 1962 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किए गए। 1968 में हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में लंबी बीमारी के बाद बड़े गुलाम अली खान चल बसे, मगर वह आखिरी दौर तक वह अपने बेटे व संगीतकार मुनव्वर अली खान के साथ संगीत की प्रस्तुतियां देते रहे। आज भी उनके नाम पर उनकी एक शिष्या मालती जिलानी बड़े गुलाम अली खान यादगार सभा चलाती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बीमार संगीतकारों को आर्थिक मदद देना और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को संरक्षण देना है। मगर साल में एक बार बड़े गुलाम अली खान की स्मृति में सबरंग उत्सव मनाती है। सबरंग दरअसल बड़े गुलाम अली खान का ही तखल्लुस था। खान साहब का पोता रज़ा अली खान भी प्रख्यात संगीतकार है। खान साहब की पहली बीवी अली जिवाही 1932 में ही दिवंगत हो गई थी।
अली जीवाई से उत्पन्न बेटा मुनव्वर खान अपने समय का लोकप्रिय शास्त्रीय संगीतकार था। बड़े गुलाम अली खान ने दूसरी शादी अल्लाह जीवाई से की थी, मगर करीबी लोगों के अनुसार बड़े खान ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। अल्लाह जीवाई भी खान साहब के निधन के 7 बरस बाद 1946 में चल बसी। तो ये थी उस्तादों के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की कहानी, और जिसे मैंने लिया है एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। शुक्रिया।